गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th बायोलॉजी के लिए है। क्लास 10th बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक फिलहाल रनिंग में है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिम्स। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की स्टडी कर ली है। प्लांट्स के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होते हैं। वे है असेंट ऑफ सैक जो कि जाइलम के थ्रू होता है बच्चों, और एक होता है ट्रांसलोकेशन जो कि बेसिकली फूड के द्वारा होता है। जब वाटर और मिनरल रूट से पूरी प्लांट बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं जाइलम के थ्रू, तो उसे कहते हैं बच्चों असेंट ऑफ सैक जो कि यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। इसी प्रकार से बच्चों लीफ के अंदर या लीव्स में फोटोसिंथेसिस से जब फूड मटेरियल बनता है तो वो फ्लोएम के द्वारा पूरी प्लांट बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है बच्चों ट्रांसलोकेशन। क्लियर है? तो आज बच्चों हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ते हैं। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की स्टडी करेंगे, लेकिन बच्चों हम बेसिकली एनिमल के अंदर ह्यूमन बीइंग, हम बच्चों बेसिकली किसकी बात करेंगे? ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर बात है बच्चों? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आप सबको पता बच्चों कि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी गैसेज जो O2 और CO2 हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो हमारा फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसमें जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होता है। क्लियर है? रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होता है। क्लियर है? जो हमारे फूड डाइजेशन के बाद उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हम लोगों को, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू होता है। हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों वो भी ब्लड के द्वारा होता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के द्वारा होता है। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो करता रहता है। क्लियर है? तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर बात है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बच्चों? एक सिस्टम जो बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको कहा गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया बच्चों कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लगातार सर्कुलेट करता रहता है, उसका पर्पज क्या है? तो उसका पर्पज आप समझ ही गए। उस ब्लड सर्कुलेशन से ही नाइट्रोजनस वेस्ट, रेस्पिरेटरी गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स जैसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्लियर बात है बच्चों? लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ बच्चों। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो टू टाइप्स का होता है। अगर ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो वो कहलाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बच्चों बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि बॉडी के अंदर जो स्पेशल कैविटी होती है जिन्हें हीमोसील कहा जाता है, अगर उसके अंदर भरा हुआ होता है, फिल होता है, तो उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है? तो बच्चों ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो किसके अंदर सर्कुलेट करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट करता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लियर बात है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, द सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली ब्लड वेसल्स और हार्ट इन सब मिलकर बनता है। क्लियर बात है? अब देखिएगा बच्चों, वैसे रफली सुन लीजिएगा। ब्लड फ्लो करता है, ब्लड जिसमें फ्लो करता है उनको ब्लड
वेसल्स कहा गया, और जिसके द्वारा ब्लड पंप किया जाता है उसको कहा जाता है बच्चों हार्ट। तो ब्लड पंपिंग के लिए हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है? हार्ट। तो आज हम सबसे पहले ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं। जो ब्लड होता है बच्चों, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल्स, जिनको ब्लड कार्पस्कल्स भी कहा गया है। क्लियर बात है बच्चों? अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। ये जो प्लाज्मा होता है बच्चों, इसमें मैक्सिमम पार्ट वाटर का होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनमें इसके अंदर बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उनका नाम है बच्चों एल्बुमिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोटीन्स होते हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। लेकिन इनमें बच्चों मैं कौन कौन से बताए? प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जो प्रोटीन होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? बेसिकली एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ इसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि आयंस, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात बच्चों? ये जो आपकी प्लाज्मा होती है जो कि ब्लड के अंदर होती है, ये स्लाइटली येलोइश कलर की होती है, हल्के से पीले रंग की होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो बच्चों एक बेसिकली हेल्दी एडल्ट पर्सन में 5 to 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। उसमें 3 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको ब्लड सेल्स कहा गया, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। क्लियर बात है बच्चों? अब हम बात करते हैं आरबीसीज की। जो मैच्योर आरबीसीज होती है बच्चों, उसमें न्यूक्लियस की डेफिशिएंसी होती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो आरबीसी होती है बच्चों, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, और उसी की वजह से ये सेल्स रेड कलर की नज़र आती है। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे बच्चों कि बताइए ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं उनको रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा गया, तो हम बताएंगे कि उनके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। उसकी प्रेजेंस की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है, और आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज रेड कलर की होती है और आरबीसीज की वजह से ब्लड रेड कलर का होता है। क्लियर बात है बच्चों? इनका जो लाइफ स्पान होता है यानी कि जीवन अवधि, क्लियर है, इनका लाइफ स्पान होता है बच्चों 120 डेज, 120 दिन का होता है। उसके बाद ये स्प्लीन या लीवर में जाकर डेस्ट्रॉय कर दी जाती है। क्लियर बात? अब आते हैं रोल ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का रोल क्या है? आरबीसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज O2 एंड CO2। जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई जहाँ पर हम लोगों ने रेस्पिरेशन की स्टडी की थी कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है जो सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। जब वो हीमोग्लोबिन सेल को ऑक्सीजन दे देता है तो फिर सेल के अंदर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो CO2 गैस रिलीज होती है डिफ्यूजन के थ्रू, उसके साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है।
और वो लंग्स के पास आकर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूजन से लंग्स के अंदर आ जाती है और उसको हम एक्सहेलेशन से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही लंग्स के पास हीमोग्लोबिन CO2 से फ्री हो जाएगा तो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वापस उससे बाइंड हो जाएगा, फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, जो कि हार्ट में जाकर फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्लियर बात है बच्चों। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। WBC ये बेसिकली इरेगुलर शेप की होती है, यानी कि इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इनको बच्चों फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लियर बात है। इनका जो लाइफ स्पान होता है वो कुछ डेज से लेकर मंथ तक होता है, यानी कि महीनों तक होता है, यानी कि इनका कोई भी पर्टिकुलर लाइफ स्पान नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग तरह की होती है। इनका जो रोल है बॉडी के अंदर वो है, ये जो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेडिंग पैथोजेंस आएंगे। क्लियर बात है। या जो पैथोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, यानी कि हमारी बॉडी को ये डिसीज या पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इनको आर्मी ऑफ द बॉडी या सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्लियर बात है बच्चों। उसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स। आपको पता, ये जो प्लेटलेट्स होती है बच्चों, ये जब कहीं पर कट लग जाता है और उससे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर बात है बच्चों। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बच्चों में रोल ऑफ प्लेटलेट्स भी बताया आपको कि प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। अब बात आती है बच्चों, ब्लड के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स वे डक्ट्स होती है बच्चों, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान मैं आपको समझाया था कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का ब्लड होता है, एक ऑक्सीनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी होती है, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर ये ब्लड बॉडी के अंदर, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और वहाँ से अपने साथ हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। किसकी फॉर्म में? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की। तो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसको कहा गया है बच्चों ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी या जिस ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होगा उसको कहा गया है बच्चों डीऑक्सीनेटेड ब्लड। क्लियर बात है। तो हम सबको पता बच्चों कि जो आर्टरीज होती है उसमें आर्टरीज वे ब्लड वेसल्स है जिनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी कि हार्ट से आर्टरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है जो कि ऑक्सीनेटेड होता है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता रहता है बच्चों। फिर उसके बाद उन सेल से वो CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन दे देगा सेल्स को और वहाँ से CO2 ले लेगा तो अब वो ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आएगा और हार्ट से लंग्स में जाएगा। ये बात आप सबको पता। तो अब इधर देखिए बच्चों, जिस ब्लड वेसल में ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है उनको कहा जाता है आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। फिर वेन्स वे ब्लड वेसल्स है बच्चों जिनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कैपिलरीज, अब जरा समझिएगा, ये आपकी आर्टरीज है जो कि हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी।
तो इसके अंदर ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। तो जिस सेल के पास ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग। तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन से सेल के अंदर चली जाएगी। और क्योंकि हमें पता बच्चों कि जब ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी तो वहाँ पर प्रेजेंट वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी, जिससे कि CO2 गैस निकलती है। तो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता रहता है और साथ ही साथ सेल से CO2 को ले लेगा। ठीक, ये CO2 उस हीमोग्लोबिन जो कि अब तक ऑक्सीजन को कैरी करता था, अब ये CO2 उस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जिस ब्लड में, तो जहाँ तक ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है वहाँ तक वो आर्टरीज में फ्लो करेगा, और जब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर वहाँ पर आर्टरीज डिवाइड होकर बच्चों ब्लड कैपिलरीज बनाती है और ब्लड कैपिलरीज के आगे वेन से स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड कैपिलरीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है? आर्टरीज और वेन्स के बीच में। क्लियर बात है बच्चों? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। कल हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज लेंगे।